हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी विषय के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है पद्यांश। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो देखिए बच्चों, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ्य योजना संख्या 59 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कक्षा मेंशन करेंगे, कक्षा है 7। उसके बाद विषय लिखेंगे, विषय है हिंदी। उसके बाद प्रकरण मेंशन करेंगे। तो आज का प्रकरण है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद अवधि लिखेंगे। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों के विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में अभ्यास कराना। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ से प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों कविता में निहित केंद्रीय भाव एवं विचार को ग्रहण कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को कविता का अपने शब्दों में व्याख्या करने योग्य बनाना। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि तथा निगमन विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट, संकेतक इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा पंछियों की सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए, प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है। इसमें
छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में लिखेंगे 1। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा उत्तर देते हैं ग्रह। यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? उत्तर दिए ग्रह। अब इस शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, जीवन जीने के लिए कौन सा ग्रह में संभव है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, पृथ्वी पर से ऊपर देखने पर क्या दिखाई देता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं आकाश या आसमान। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, आसमान में कौन उड़ते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं वायुयान, पक्षी इत्यादि। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, पक्षी के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं खग, पंछी, गगनचर, पखेरु, बिहंग इत्यादि। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक छठा प्रश्न करते हैं, कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के पद पाठ के बारे में आप क्या जानते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न होगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग कवि शिव मंगल सुमन जी द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी करेंगे वो सब लिखेंगे। ठीक है, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कवि जीवन परिचय और हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि जी का जीवन परिचय के बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 5 अगस्त सन 1915 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से BA और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA DLitt की उपाधियां प्राप्त कर ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में उन्होंने अध्यापन कार्य किया। ठीक है, हिंदी कविता की वाचिक परंपरा आपकी लोकप्रियता की साक्षी है। देश भर के काव्य प्रेमियों को अपने गीतों की रवानी से अचंभित कर देने वाले सुमन जी 27 नवंबर 2002 को मौन हो गए। शिव मंगल सिंह सुमन जी ने अपने जीवन काल में गद्य रचनाएं, कविता संग्रह और नाटक लिखे हैं। गद्य रचनाओं में महादेवी की काव्य साधना, गीत काव्य में उद्यम और विकास, कविता संग्रह में हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की वंदनारें आदि लिखे हैं। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे कवि जीवन परिचय। पहला पॉइंट में लिखेंगे डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 5 अगस्त सन
1915 को हुआ। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे देश भर के काव्य प्रेमियों को अपने गीतों की रवानी से अचंभित कर देने वाले सुमन जी 27 नवंबर 2002 को मौन हो गए। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुई थी। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का सारांश, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में कागज के माध्यम से स्वतंत्रता के जीवन में क्या महत्व है यह समझाने का प्रयास किया है। कविता में पंछी कहते हैं कि हम खुले आकाश में घूमते हुए प्राणी हैं, हमें सोने के कहने में भी मत रखना क्योंकि हमारे पंख से टूटकर बिखर जाएंगे और हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम स्वतंत्र नदी झरनों का जल पीते हैं बताते हुए हम बुरा क्या खा पी पाएंगे। हमें गुलामी में सोने के अधीन मिले मैदे से ज़्यादा स्वतंत्र कद्वी निवौरी खाना पसंद है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। इसमें छात्र अध्यापक पहला जो पंक्ति है हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का वो सुनाएंगे। तो देखिए क्या सुनाते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियां से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अनुकरण वाचन यानी कि दोहराना। ठीक है। इसमें बच्चे जो पंक्ति छात्र अध्यापक पढ़े उसे पुनः दोहराएंगे। ठीक है। तो देखिए क्या दोहराते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के ... पुलकित पंख टूट जाएंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भावार्थ। इसमें छात्र अध्यापक इस पंक्ति को विस्तार पूर्वक बच्चों को समझाएंगे। ठीक है। तो देखिए क्या समझाते हैं, प्रस्तुत पंक्ति में पिंजरे में बंद पंछियों की आज़ादी या स्वतंत्र होने की चाहत को बताया गया है। किस प्रकार पिंजरे में बंद पंछी अपनी दास्तां सुनाते हुए हम मनुष्यों से कहते हैं कि हम तो खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ने वाले पंछी हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम वहाँ खुश होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप हमें भले ही सोने के पिंजरे में ही क्यों ना रखो, मगर हम उस सोने के पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। साथ ही उन पिंजरों की सलाखों से हमारा कोमल पंख टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपाठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के पहला पारा पढ़ा है उसमें जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए हेडिंग देंगे कठिन शब्दों के अर्थ। पहला पॉइंट में लिखेंगे पंछी, पंछी का अर्थ होता है चिड़िया। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र या खुला हुआ। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश या आसमान। उसका चौथा पॉइंट देखिए पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध का अर्थ होता है पिंजरे में बंधे हुए। ठीक है। उसके बाद देखिए कनक तिल्लियाँ, इसका अर्थ होता है सोने की सलाखें। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, पक्षी किस रूप में रहना चाहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं उन्मुक्त। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करेंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर क्या हुआ? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं उनके
पंख टूट जाएंगे। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आदर्श वाचन। इसमें छात्र अध्यापक दूसरा जो पंक्ति है हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के वो सुनाएंगे। तो देखिए क्या सुनाते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अनुकरण वाचन। अनुकरण यानी कि दोहराना। इसमें छात्र अध्यापक के साथ बच्चे भी इस पंक्ति को दोहराएंगे। ठीक है। तो देखिए क्या दोहराते हैं। हम बहता जल पीने वाले ... कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे भावार्थ। इसमें छात्र अध्यापक इस पंक्ति को विस्तार पूर्वक बच्चों को समझाएंगे। ठीक है। तो देखिए क्या समझाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में पंछी अपने दुखों को व्यक्त करते हुए हम मनुष्यों से कहते हैं कि हम तो बहते हुए झरने एवं नदियों का शुद्ध जल पीते हैं। बंद पिंजरे में हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। आप हमें चाहे सोने की कटोरी में ही स्वादिष्ट खाना क्यों न दो, पर हमें तो अपने घोंसले में पड़े नीम के कड़वे फल ही खाना पसंद है। हम पिंजरे में बंद रहकर कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ाए हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के दूसरा पंक्ति उसमें जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ लिखेंगे। ठीक है। तो हेडिंग देंगे कठिन शब्दों के अर्थ। पहला पॉइंट में लिखेंगे कटुक। कटुक का अर्थ होता है कड़वी। दूसरा पॉइंट है निबौरी। निबौरी का अर्थ होता है नीम का फल। तीसरा पॉइंट है कनक। कनक का अर्थ होता है सोना। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं पक्षी अपने लिए कौन सी भोजन को पसंद करते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं। उत्तर देते हैं नीम का कड़वा फल। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं पक्षी क्या चाहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं। उत्तर देते हैं स्वतंत्र जीना। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप दूसरा पंक्ति पढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा पंक्ति के लिए भी ऐसे ही आदर्श वाचन लिखेंगे, अनुकरण वाचन लिखेंगे तथा भावार्थ लिखेंगे। जितना भी इस चैप्टर में आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए इसे पुनः रिक्रिएशन करते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या लिखते हैं। प्रस्तुत कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने कागज के माध्यम से स्वतंत्रता के जीवन में क्या महत्व है यह समझाने का प्रयास किया है। कविता में पंछी स्वतंत्र जीना चाहते हैं, खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे पंछियों के पंख क्यों तोड़े जाते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे पंछी कैसे बंधन से पढ़कर अपनी स्वाभाविकता भूल गए। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करेंगे पंछियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।